हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्या मतलब है बच्चों? x एंड y are basically two variables, and a1 b1 c1 a2 b2 c2 these are constant। ये कांस्टेंट होते हैं और x एंड y वेरिएबल होते हैं। तो सपोज करिए आपको ये दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो इससे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं या इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सपोज करिए बच्चों कि आपको टू इक्वेशंस गिवन है, a1x b1y इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। अब ये दो इक्वेशन में से थ्री केसेस क्रिएट होते हैं। फर्स्ट केस है बच्चों यूनिक सोल्यूशन का, सेकंड केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन और डिपेंडेंट सोल्यूशन का, इनफाइनाइट सोल्यूशन और डिपेंडेंट सोल्यूशन का, एंड थर्ड केस है नो सोल्यूशन का। अब देखते हैं कि ये केसेस कैसे क्रिएट होते हैं। सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की यहीं से स्टार्ट होती है। तो देखते हैं, सपोज करिए बच्चों a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो इस केस में इस सोल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, और इस केस में ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बच्चों दिस केस एंड दिस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और थर्ड केस जो नो सॉल्यूशन का है उसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। ये आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है। तो देखते हैं सेकेंड केस, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कांस्टेंट के रेशियोज़ इक्वल होते हैं, ऑल थ्री रेशियोज़, तो इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इस केस में लाइंस क्या होती हैं, वन लाइन होगी और उसी के ऊपर ओवरलैप करेगी सेकेंड लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन के जस्ट अबव होगी सेकेंड लाइन, लाइंस ओवरलैप करेंगी। और बच्चों इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट के केस में ओनली वन सोल्यूशन आता है जिसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। इस केस में टू लाइंस क्या करती हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो आफ्टर दिस देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स लाइंस क्या होती हैं इस केस में, पैरेलल होती हैं। अगर ये रेशियो आपने फाइंड कर लिया तो आप डायरेक्टली बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए बता सकते हो कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी विथ ईच अदर, और इस केस को बोलते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। दिस इज टर्मिनोलॉजी। इनकंसिस्टेंट, इस केस में इनकंसिस्टेंट होता है इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंफ्यूज मत करना इसमें। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नाउ द क्वेश्चन इज check whether the pair of equation x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve the system graphically. तो पहले कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी या तो ये केस आएगा तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और अगर ये केस आता है ये रेशियो तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। इस केस में सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो चेक करते हैं। पहले देखो यहाँ पे x के साथ में कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो a1 1 हो गया, b1 3 हो गया, और c1 कितना हो गया, -6, क्योंकि ये लेफ्ट में आएगा। देखो इक्वेशन ऑलवेज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें टू इक्वेशंस गिवन है
लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस गिवन है, तो वो 2 इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व हो सकती हैं। पहला मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड को। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूट करना, एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये 2 इक्वेशन है, इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपने एग्ज़ाम में ये ज़रूर याद रखना है कि जो मेथड एग्ज़ाम में बताया गया हो, जो मेथड पूछा गया हो, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं इसमें पहले तो हमने गिवन दैट में दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लिया। इसके बाद दिस इज़ फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। अब देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको सेकंड इक्वेशन में। मतलब कहने का ये है कि चाहे x निकालो या y निकालो फर्स्ट इक्वेशन से, और जो भी निकालो उसको सेकंड में पुट कर दो और उसको सॉल्व करो। तो देखो, सपोज करो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 7 - 5y, 7 - 5y अपॉन 3। ये आ गया x। इसको हमने क्या दिया? थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, तो पुट कर दिया। इसको हमने अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, थर्ड इक्वेशन को। 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो ये फाइंड की है पुट कर दो, प्लस 5y = 9, ये पुट कर दिया। अब मैंने 3 के साथ 5 का एलसीएम ले लिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 14 - 10 और 7, 5 3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम ले लिया, अपॉन होल 3 आ जाएगा और उस 3 को मैंने राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर दिया। 9 3 = 27 आ जाएगा। इसके बाद में देखो 10y माइनस का है, 10y माइनस का है और 15y प्लस का है। सॉल्व करेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा। ये 14 राइट हैंड में आ गया, 27 - 14 13 आ गया। तो 5y = 13, y = 13/5 आ गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका फाइंड हो जाएगा x। तो पुट करते हैं फोर्थ को फर्स्ट में, 3x + 5, y की वैल्यू 13/5 यहाँ पुट कर दिया मैंने, = 7। अब इसके बाद देखो बच्चों, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3x + 13 = 7। मैंने 13 को राइट हैंड में ले लिया, 7 - 13 दिस शुड बी -6। तो 3x = एक स्टेप लिख लो यहाँ, 3x = -6। तो x = -6/3, दिस शुड बी -2। क्या आ गया? -2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 2 = 6। सो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं बच्चों। सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड है। सेम एक क्वेश्चन इसके लिए भी प्रोसीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। दीज आर 2 गिवन इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। अब इसके बाद में हमने गिवन इक्वेशंस ले ली, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया। अब देखो बच्चों, 7 एलिमिनेशन मेथड समझना ज़रूरी है। एलिमिनेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अगर कोई मेथड ना पूछा जाए आपसे तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही आप प्रेफर करोगे। देखो, 7 कोफिशिएंट है x का, सेकंड इक्वेशन में 7 कोफिशिएंट है x का, और फर्स्ट इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट है x का। तो मैंने इस 7 से फर्स्ट इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया और इस 3 से मैंने इस सेकंड इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक बार, 7 3 = 21 प्लस 5 7 5 = 35 = 7 6 = 42। यहाँ पे 7 3 = 21 प्लस 8 3 = 24 = 9 3 = 27। ये दोनों इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट कर ली। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में हमने साइन चेंज कर लिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 21 से 21 कैंसिल। यहाँ पे 35 - 24 दिस शुड बी +11, y = 42 - 27, ये आ गया 15। अब 15/11 कर देंगे तो y आ गया। ये थर्ड इक्वेशन है बच्चों। अब थर्ड को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, 3x + 5y = 6।
अब इसमें हमने पुट कर लिया 3x + 5y इज इक्वल टू 6 थी, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 15/11 यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा देखो 3x + 15 5 = 75 अपॉन 11 इज इक्वल टू 6। इसको मैं राइट हैंड में ले लूँगा, 6 - 75/11 आ जाएगा। एलसीएम ले लूँगा 66 - 75 अपॉन 11। इसके बाद में 66 - 75 दिस शुड बी -9 अपॉन 11। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9 अपॉन 11 इंटू 3 3 3 = 9 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे अगर हम चाहें तो। कितना आ जाएगा -3 अपॉन 3 3 = 9 और 3 11 = 33 -3 अपॉन 11 आ जाएगा। ये भी करेक्ट है बच्चों और ये भी करेक्ट है। अब देखो आप यहाँ पे 3 अपॉन 39 33 न 9 अपॉन 33 न लिख के आप 3 अपॉन 11 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपके लिए 2 होमवर्क में क्वेश्चन, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को रीप्ले करके आप फिर से देखो, फिर आपको क्लियर होगा। देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड से आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपको खुद से करना है बच्चों। तो बच्चों A1 हो गया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, A1 हो गया 1, B1 हो गया 3 एंड C1 हो गया 6। सिमिलरली A2 2, B2 -3 एंड C2 12। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। A1 ये वैल्यूज़ हो गई, 2 कॉलम्स आपने बना लिए। ये हमेशा प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम में हमारी मिस्टेक ना हो कोई भी, इसलिए हम ऐसे ही ऑलवेज पहले फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में यहाँ पे 1 के टर्म्स, यहाँ पे 2 के टर्म्स मेंशन कर लेते हैं। अब बच्चों कंसिस्टेंसी के लिए मैं रेशियो पुट करूँगा A1 अपॉन A2, फिर B1 अपॉन B2, फिर C1 अपॉन C2। तो देखते हैं ज़रा, A1 अपॉन A2 विच इज़ 1 अपॉन 2, फिर C1 अपॉन C2 सॉरी B1 अपॉन B2 विच इज़ 3 अपॉन -3। तो बच्चों देखो ये तो फर्स्ट केस में ही ये -1 आ जाएगा और ये 1/2 है। A1 अपॉन A2 1/2 है और ये B1 अपॉन B2 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया -1 हो गया। तो ये सिस्टम क्या हो गया, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट नहीं है, सॉरी कंसिस्टेंट हो गया। और इस केस में सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है। सो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया एंड सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। मीन्स ग्राफ क्या होगा आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये आपने प्री डिसाइड कर लिया है कि ग्राफ है आपका एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म होगा। अब देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। देखो दीज आर दी 2 इक्वेशंस। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, देखो इसका ग्राफ बनाने का सबसे इजी मेथड होता है बच्चों की, आपने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नोट कर लिया, टेबल बना ली एक्स और वाई के लिए। एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने तो y क्या आ जाएगा 6/3, दिस शुड बी 2। y की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट केस में आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये टर्म हो गया 0, x इक्वल्स टू आपका 6 आ गया। y की वैल्यू 0 तो x इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने भी पॉइंट ले लो, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 पॉइंट से लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस में, ये इक्वेशन थी 2x - 3y = 12। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y = 12/-3, दिस शुड बी -4। एंड एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं बच्चों, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा 12/2, 6 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आपके फर्स्ट लाइन के 0,2 और 6,2 हो गए, और सेकंड के 0, -4 एंड 6,0 हो गए। पुट करते हैं ज़रा ग्राफ में। देखो x की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे +6 है एंड लोएस्ट वैल्यू 0 है, एंड y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 है एंड लोएस्ट वैल्यू -4 है। तो आपने y में -4 2 4 ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली आपने x में हाईएस्ट वैल्यू 6 ले ली और लोएस्ट वैल्यू 0 है, आपने x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी कुछ ले ली यहाँ पे ग्राफ को बैलेंस करने के लिए, इनकी ज़रूरत तो है नहीं। तो पुट करते हैं पहले 0,2। देखो बच्चों जब जो वैल्यू 0 हो तो वो ग्राफ हमेशा याद रखो कि उस एक्सिस पे तो 0 होगा, इस एक्सिस पे क्या होगा, ये 0 होगा, ये एग्जैक्टली y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब y की वैल्यू 2 होगी जहाँ पे
इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा 0,2, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट देखते हैं 6,0। देखो वाई की वैल्यू 0 है तो x इक्वल्स टू 6 है। इट मीन्स ये ग्राफ एग्जैक्टली x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ y 0 है। तो ये वैल्यू 6,0 कैसे आएगी, x एक्सिस पे आएगी 6,0 पे। ये दो पॉइंट आपने ज्वाइन करके लाइन ट्रेस कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना ज़रूरी होता है बच्चों की। हमें ये कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर को कैसे कंफर्म होगा कि ये आपने किस इक्वेशन की लाइन बनाई है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन मेंशन करनी ज़रूरी होती है। आपने इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दी, दैट्स इट। ये ग्राफ हो गया, दिस इज़ लाइन, ये सिंबल हो गया लाइन का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। तो बच्चों x की वैल्यू 0 है तो y इज़ -4, तो एग्जैक्टली ये y एक्सिस के -4 पे लाई करेगा, -4 पे ये इस पॉइंट पे लाई करेगा। दिस इज 0, -4, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट इसका x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये x एक्सिस पे 6 पे लाई करेगा। दिस इज 6,0, y 0 है यहाँ पे, तो 6 पे लाई करेगा। तो ये 6,0 ये पॉइंट हो गया 6,0। ये लाइन आपने ट्रेस कर दी इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेबल करते हुए। और इसके बाद में यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी आपने इस लाइन पे यहाँ पे मेंशन कर दी। इक्वेशन लिखनी ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये लाइन जो है इस इक्वेशन के लिए है। एग्जामिनर को विद इन सेकेंड कन्फर्म हो जाता है कि हाँ आपने इस लाइन के लिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए ये लाइन रिप्रेजेंट की है। तो ये अब बच्चों देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसा कि हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं तो ये लाइंस 2 किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन देखो ये क्या है 6,0 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये एग्जैक्टली 6,0 इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि ये लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगी। इज इट क्लियर? तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया है, ऑन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर बच्चों ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव में, तो आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आप +1 की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। सो कंसिस्टेंट के दो केसेस थे बच्चों, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 को कंसिस्टेंट आप कह सकते हो। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। या तो तीनों पे इक्वल होगा या तो फर्स्ट पे ही नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ये दो केस होते हैं आपके कंसिस्टेंट के। अगर फर्स्ट पे इक्वल हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हुआ, बट c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेफिनेट या तो 4 मार्कर क्वेश्चन या 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्रिएट होता ही है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। तो बच्चों देखो 5/7 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये वैल्यू आपने एज इट इज पुट कर ली। अब देखो a1/a2 5/7 b1/b2 2/-4। देखो बच्चों ये इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये नॉट इक्वल का सिंबल है। तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सोल्यूशन कैसा होता है इसका, यूनिक सोल्यूशन होता है, एंड द सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट केस पे आते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पुट कर लेते हैं बच्चों। 5/3 2/6/5 क्या आ जाएगा बोलो, 5/3 इज इक्वल्स टू 2/6/5 क्रॉस होके यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये 2 1 2 3 5/3 2 1 2 3 5/3, ये इक्वल है परफेक्टली। और ये नॉट इक्वल है
16/2, 16/2 8 होगा। तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंसिस्टेंट हो गया। सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और ये आपका सेकंड केस है, सॉरी ये सिस्टम क्या हो गया आपका, नो सॉल्यूशन का। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू आर एस c1/c2। तो ये सिस्टम आपका होगा इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट बिकॉज c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल होता तो कंसिस्टेंट होता। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों इस केस में, सॉल्यूशन कितने होंगे इस केस में, नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। सो इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 5 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो 5/15/2 क्रॉस होकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, 2/3 है। नेक्स्ट टर्म क्या है, 16/24 है। अब चेक करते हैं, 5 3 2/3 आ रहा है, तो ये तो बच्चों इक्वल हो गया। 5 1 5 3 2/3, 2/3 के इक्वल हो गया। अब ये क्या है, 4 4 16 एंड सो बच्चों इसको एक बार फिर से देखते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1/a2 दिस शुड बी 5/15/2। यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट लिखते हैं 2/3। नेक्स्ट वैल्यू 16/4, सॉरी 16/24। सो 5 1 5 3 2/3 आ गया, 2/3। और 8 से अगर कैंसिल करते हैं, 8 2 16 8 3 24। इट मीन्स ये ऑल 3 इक्वल आ गए। अगर ये ऑल 3 इक्वल आ गए तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और इनफाइनाइट सिस्टम होता है। सेकंड पार्ट था ये हमारे कॉन्सेप्ट का। कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है और इनफाइनाइट केस को हम डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। एक टर्म यूज़ करते हैं डिपेंडेंट सोल्यूशन, डिपेंडेंट सोल्यूशन भी होता है। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये। इसमें 2 इक्वेशंस आपको गिवन है एज इट इज़ a1 b1 c1 a2 b2 c2। दीज आर कॉन्स्टेंट, x y आर वेरिएबल। x और y क्या है, वेरिएबल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने का सबसे इजी मेथड है, आपने b1 c1 पहले यहाँ से शुरू करना है। b1 c1, अब c1 पे क्लोज हो गया तो a1, फिर से a1 से स्टार्ट कर देना है, a1 b1। सिमिलरली यहाँ पे b2 पे आना है, फिर c2 पे आना है, c2 पे क्लोज हो गया, फिर स्टार्टिंग a2 से स्टार्ट कर देना है, a2 b2, a2 b2। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन b1 c2 का प्रोडक्ट, b1 c2 का प्रोडक्ट माइनस b2 c1 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू y अपॉन c2 सॉरी c1 a2 का प्रोडक्ट माइनस c2 a1 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ 1 लिखते हैं, 1 अपॉन a1 b2 का प्रोडक्ट माइनस a2 b1 का प्रोडक्ट एज इट इज़। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा पहले ये डायगोनल डाउन वाला पहले लिखा जाएगा इसका प्रोडक्ट, फिर माइनस इसका प्रोडक्ट होगा, दिस माइनस दिस। सिमिलरली यहाँ पे पहले ये डाउन डायगोनल आएगा, फिर अप डायगोनल यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी दिस डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट। तो ये नोट कर लिया। अब देखो बच्चों इक्वल इक्वल है तो x, ये इक्वेशन मैंने इसके इक्वल कर दी
एज वेल एज मैंने y को भी इसके इक्वल कर दिया। तो मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अब दो पार्ट में देखो x अपॉन दिस टर्म पूरा लिख लिया, फिर y का टर्म इज इक्वल टू दिस का टर्म, क्योंकि इक्वल है तो मैं किसी को इक्वेट कर सकता हूँ। तो x को एक बार 1 वाले टर्म से इक्वेट करेंगे, y को भी एक बार 1 वाले टर्म से इक्वेट करेंगे। इक्वेट कर दिया। अब देखो ये x के साथ जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये मैंने क्रॉस करके यहाँ न्यूमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ का जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में, ये मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो x इज इक्वल टू ये आ गया, y इज इक्वल टू ये आ गया। ये वैल्यूज़ अगर ये देखने में देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, आप ऐसे याद नहीं रख सकते हो, आपने सिंपल ये कहानी याद रखनी है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड a1 2 है, b1 3 है, c1 7 है, a2 3 है, b2 5 है एंड c2 2 है। मैंने 1 के टर्म इधर लिख लिए सभी और 2 के टर्म्स इधर लिख लिए। फर्स्ट इक्वेशन के टर्म यहाँ लिख लिए, सेकंड इक्वेशन के टर्म यहाँ लिख लिए। और बच्चों यहाँ क्या होता है, b1 c1 a1 b1, यहाँ पे क्या होता है b2 c2 a1 a2 b2, मतलब b से स्टार्ट करते हैं। ये 1 के टर्म्स हैं, ये 2 के टर्म्स हैं। दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट, एक बार समझते हैं। x अपॉन दिस का प्रोडक्ट 3 2 ज़ा -6 और माइनस 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन 7 3 ज़ा 21 माइनस टू दिस इंटू दिस -4, तो माइनस ये और एक माइनस फार्मूले वाला +4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों देखो एक बार x इज इक्वल्स टू, x के टर्म को मैं इससे इक्वेट करूँगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है। इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्रॉस करके इधर आ गई 29। यहाँ पे देखो y अपॉन डिनोमिनेटर में आ रहा है, कितना आ रहा है 20, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया 17 माइनस का इज इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू -17 आ गया। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, -17 आ गया था। तो x और y की वैल्यूज आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब ये डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसी इक्वेशंस को, इनको रिड्यूस करना पड़ता है, लेट करके इनको पहले शॉर्ट करना होता है। जैसे एक इक्वेशन 3x + 2/3 + 2y + 5/7 इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ ये है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म रिपीट हो रहा है, x वाला, y का टर्म ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इस टर्म को मैं p ले लूँगा या q ले लूँगा, u v कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने p ले लिया और y के टर्म को मैंने q ले लिया। तो क्या हो जाएगा, ये p + q = 5। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी p + q = 5। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3, ये टर्म पूरा p है, 3p + 5q इज इक्वल टू 3।
अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। जैसे यहाँ p का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ p का कोफिशिएंट 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ 3p प्लस 3q इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और ये टर्म ऑलरेडी सेम है 3p। तो ये देखो p के टर्म इक्वेट हो गए। अब मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूँगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, 3p से 3p कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2q इज इक्वल टू 15 का प्लस है, 3 का माइनस है, तो ये 12 आ गया प्लस का। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लेते हैं, तो ये आ गया q इक्वल टू 6 माइनस का। नेक्स्ट, अब -6 को मैं q की वैल्यू को -6 को पुट कर दूंगा अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो हमारा q की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे -6 पुट कर दूंगा, और ये राइट हैंड में आके प्लस हो जाएगा 6। तो p की वैल्यू 5 + 6 11 आ जाएगी, p की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आई है यहाँ पे कि देखो बच्चों, हमने लेट किया था, यहाँ पे इसको हमने p लिया था, इसको हमने q लिया था, तो हमें तो x और y फाइंड करने थे, सॉल्व करना था, मीन्स x और y सॉल्व करना था यहाँ पे, और हमने फाइंड कर लिया है p और q। तो देखो जो लेट किया था, ये वैल्यू p की थी और ये वैल्यू आपकी q की है। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू हमारी टोटल p की है और ये वैल्यू हमारी टोटल q की है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली, p और q। अब यहाँ से x और y फाइंड कर लेंगे इसी वे में। 3 11 33 क्रॉस करके सॉल्व कर लेंगे। 2 इधर आ जाएगा, माइनस में 31 आ जाएगा, 3 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 31/3। सिमिलरली यहाँ 7 इधर आ जाएगा, -42 हो जाएगा, फिर 5 इधर आ जाएगा माइनस का, -47 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 यहाँ से यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -47/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स गिवन दैट 1/3 ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब फर्स्ट नंबर का 1/3 सेकेंड नंबर के 2/3 के इक्वल है, and thrice their sum exceeds 5 times the second number by 10। तो सपोज करो, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर को मैंने क्या लिया, x ले लिया, एंड सेकेंड नंबर को मैंने y ले लिया, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो x और y 2 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, 9th क्लास में तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सारा कुछ 1 वेरिएबल में किया था, लेकिन वही क्वेश्चन अब हम 2 वेरिएबल में भी 9th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 10th क्लास में आके। तो लेट फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई x, सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का 1/3 सेकेंड नंबर के 2/3 के इक्वल है। मतलब 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर। बच्चों देखो एलसीएम सेम है, कट कर दूंगा मैं, 1x इक्वल टू 2y आ गया, लेफ्ट में ले लूँगा इसको, 1x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, थ्राइस देयर सम, इनके सम का, इनको ऐड करके जो भी सम आता है x प्लस वाई, उसका थ्राइस 3 टाइम्स क्या है, एक्सीड्स 5 टाइम्स द सेकेंड बाई 10। मतलब एक्सीड करता है, किससे, सेकेंड टर्म से एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है किसके, 5 टाइम्स सेकेंड एक्सीड्स 10, मतलब 5 टाइम्स सेकेंड नंबर से 10 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 3x प्लस 3y लिख लिया, 5y प्लस 10। अब ये 5y लेफ्ट में ले लो आप, तो 3y माइनस 5y आ जाएगा, यहाँ माइनस 2y हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, x के 2 टर्म या y के 2 टर्म अगर सेम है तो ठीक है, सॉल्व कर लो, नहीं सेम है तो इक्वेट कर देते हैं, सेम कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है।
तो यहाँ पे देखो ये दोनों मुझे इसके कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट्स क्या है, सेम सेम नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 और 2 हैं, तो मैंने क्या किया, सेम सेम यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो ये देखो 2y से प्लस 2y जो आपने साइन लगाया है इसका यही साइन कंसीडर होगा। तो 2y से माइनस 2y कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पे माइनस 3x प्लस 1x, दिस शुड बी माइनस 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 10। सो x इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 2, 5 आ गया। अब अगर मैं ये 5 को यहाँ पे पुट करता हूँ बच्चों, तो x की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू अगर 5 आ जाती है, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2y, तो 5 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 5 अपॉन 2 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5/2 है। सो हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए हैं, अब डिस्कस करते हैं कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्रिएट होती हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं बच्चों। फर्स्ट है फाइंड x और y, आपको दो इक्वेशन है x और y फाइंड करना है। तो ऑलवेज मैंने आपको पहले बताया है कि ऑलवेज एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करो। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली ये इक्वेशन सपोज करो, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75, ये मैंने लिख दिया यहाँ। 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, ये मैंने यहाँ लिख दिया। साइन मैंने चेंज कर दिए, 15 से 15 जिसके आपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था वो टर्म क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस है ये और ये प्लस है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो माइनस 14y आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे, 24 और 10 का सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे 21 छोटा है और 75 बड़ा है, तो इसका 75 का साइन प्लस है, तो प्लस 54 आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों को। अब y इक्वल्स टू 54 अपॉन माइनस 14, दिस शुड बी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 27/7 आंसर आ गया। इसके बाद में ये वैल्यू मैंने थर्ड को क्या किया, मैंने पुट थर्ड इन फर्स्ट, मैंने 1 में पुट कर दी। अब अगर मैंने 1 में पुट कर दी यहाँ पे 3x प्लस 2 इंटू वाई की ये वैल्यू, y की 27/7 माइनस के साथ यहाँ पुट कर दी, और पुट करने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ये टर्म राइट में आ जाएगा बच्चों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लिया मैंने इसका, और इसके बाद 3 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ पे न्यूमिनेटर में, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस 3 से देखो 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा और 3 3 ज़ा कैंसिल होकर आंसर 53/7 x की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 5/x 2/y 3 है, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, x और y फाइंड करना। देखो बच्चों यहाँ x और y जो है डिनोमिनेटर में है, जब कभी डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट करने का मतलब है 1/x को u ले लो और 1/y को v ले लो, और इसको मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ 1 और 2 में। 1 और 2 में यहाँ पे तो 5u प्लस 2v इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ 3u प्लस 5v इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट u का 5 है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, एज इट इज़ मैंने यहाँ नोट कर दिया। सो आफ्टर दिस देखो मैंने u के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था ईच अदर से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से। तो अगर मैंने u के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था तो u के टर्म्स कैंसिल हो गया, साइन चेंज करके मैंने यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व कर ली।
-19 v इज इक्वल टू -1, तो v इक्वल टू माइनस माइनस कट हो गया, v इक्वल टू 1/19 आ गया। अब 1 इसको मैं ले लेता हूँ, v की वैल्यू 1/19 को मैं पुट कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये पुट कर दिया, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद मैंने सिंपली सॉल्व करके u की वैल्यू फाइंड कर ली 11/19, 11/19 आ गया। अब देखो इम्पॉर्टेंट तो ये है, मैंने लेट किया था यहाँ पे 1/x को u, 1/y को v। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, 1/x को u था और 1/y को हमने v लिया था। तो 1/x की जो वैल्यू आई है आपकी 11/19 आई है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकेट कर लो, x न्यूमिनेटर में इंटरचेंज कर लो, इधर भी इंटरचेंज कर लो, तो x यहाँ पे आ गया तो 19/11 हो गया। यहाँ पे 1/y 1/19 था, तो y की वैल्यू 19 आ गई, सिंपली डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 88. If the digits of the number differ by 3, find in number how many such numbers are there. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। लेट x बी द यूनिट डिजिट एंड y बी द टेंथ डिजिट। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा हमारा 10y प्लस x होगा। बेसिकली x यूनिट डिजिट है और टेंथ डिजिट पे 10 इंटू वाई हो जाएगा, 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, अगर डिजिट को मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा मतलब डिजिट टेंथ डिजिट पे x हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे y हो जाएगा सॉरी, तो 10x प्लस वाई आ जाएगा। सो ये कह रहे हैं दिस प्लस दिस का सम 88 है, तो मैंने दिस प्लस फर्स्ट नंबर प्लस रिवर्सिंग डिजिट का सम 88 लिख दिया। देखो 10x प्लस 1x 11x, 1y प्लस 10y 11y 33 आ गया। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लो बच्चों और इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर लो। यहाँ पे 88 है, सॉरी ये 88 है, दिस इज़ बेसिकली 88 ना, ये 88 है। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 88/11, दिस शुड बी 8, x प्लस वाई 8 आ गया। ये हमारी एक इक्वेशन मिली। और दूसरा केस एक देख रहे हैं, ये कह रहे हैं एंड देयर डिफरेंसेस डिफर बाई 3। अब डिफरेंस मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड से माइनस करो तो भी 3 हो सकता है, या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करो तो भी 3 हो सकता है। तो मैंने दोनों केस ले लिए, 4th और 5 इक्वेशन बना ली। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, ये थर्ड इक्वेशन है, एक बार मैं थर्ड को 4th के साथ सॉल्व करूँगा, एक बार मैं थर्ड इक्वेशन को 5th इक्वेशन के साथ सॉल्व करूँगा। तो मैंने 2 कॉलम डिवाइड कर लिए यहाँ पे अपने पेज में। एक बार मैंने थर्ड को 4th के साथ सॉल्व कर देना है, थर्ड एंड फोर्थ। एक बार मैंने थर्ड इक्वेशन को 5th इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देना है। तो ये है थर्ड इक्वेशन, मैंने कॉपी कर ली, और ये हमारी 4th इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, इसको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, x एंड y की वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। होपफुली बच्चों ये आपको x एंड y सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे एक एक क्वेश्चन आपको समझाना नहीं पड़ेगा, अब आपने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। दीज आर 2 इक्वेशंस, ये हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं। और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो आपको पता था a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता था। यहाँ पे ये 3/2 है और ये 1/-5 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक यूनिक सोल्यूशन इसका फाइंड होगा। तो ठीक है, परफेक्टली फाइंड हो जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली, सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली। अब मैंने आपको ये बताया है, आप हमेशा, क्योंकि ये +2 में 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में ये मेथड यूज़ होगा, इसलिए आप इस मेथड को अच्छे से समझ लो। हमेशा एक बार x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली, सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर ली बच्चों, तो y आ गया 3। एक बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x आ गया 1। 3x = 3,
x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि एक बार x की वैल्यू 0 ले लो तो y आ जाएगा, y की वैल्यू 0 ले लो तो x आ जाएगा। मैंने ऐसे करके यहाँ से पॉइंट फाइंड कर लिए। तो 0,3 1,0 ये सोल्यूशन सेट फर्स्ट इक्वेशन का है, और यहाँ से सोल्यूशन सेट 0,-2 और 5,0 सेकेंड इक्वेशन के लिए ये सोल्यूशन सेट है। तो मैंने 0,3 यहाँ पे पुट कर लिए। 0 x एक्सिस पे है मतलब 0 है, y एक्सिस पे 3 है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली y एक्सिस पे लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे 0,3 पुट कर लिया ए पॉइंट। ये है हमारा एग्जैक्टली y 0 है तो x पे लाई करेगा 1,0 पे, तो 1 है x पे, तो मैंने ये ले लिया b पॉइंट 1,0। ये पॉइंट हमारा b पॉइंट है, ये 1,0। इसके बाद इसको मैंने ज्वाइन कर लिया बच्चों, और ज्वाइन करने के बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पे इक्वेशन का लेबलिंग कर दिया, नेम लिख दिया। ज़रूरी है ये लिखना, कंफर्म हो जाता है कि आपने इस इक्वेशन के लिए ये लाइन बनाई है। इसके बाद सेकंड में 0,-2 है, मतलब ये -2 पे लाई करेगा। मैंने -2 पे यहाँ लिख दिया और इस पॉइंट को C ले लिया, 0,-2 आ गया। इसके बाद x पे लाई करेगा ये, क्योंकि y 0 है यहाँ पे, तो 5,0 आ जाएगा। एग्जैक्टली x पे लाई करेगा, तो मैंने इसको D पॉइंट ले लिया 5,0। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने दोनों इक्वेशन लिख ली पहले, और लिखने के बाद क्योंकि यहाँ डेसिमल में आ सकता है आंसर, अब ये कंफर्म है नहीं, आप इसको 1.5 नहीं कह सकते एग्जैक्टली, और यहाँ पे इसको आप 1.5 नहीं कह सकते एग्जैक्टली। अब क्या आएगा देखो, मैंने दोनों इक्वेशन ले ली एलिमिनेशन मेथड से। इसका मैंने एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने इस 2 से इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब x के कोफिशिएंट से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो x का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली मैंने सिंपली। अब इस y की वैल्यू को मैं, इस थर्ड इक्वेशन को मैं चाहे फर्स्ट में पुट करूँ चाहे सेकंड में पुट करूँ, मैटर नहीं करता। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट में ही पुट कर लिया, पुट करके और मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी है सिंपली। तो ये वैल्यू आई आपकी 25/17। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, पहले लिखा आपने x की वैल्यू, फिर आपने लिखा y की वैल्यू। ये सोल्यूशन मतलब ये ग्राफ इस पॉइंट पे, ठीक है, ये ग्राफ x 25/17 और y -24/17 पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है और x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। और ये देखो डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो एग्जैक्टली आप ऐसे कभी भी नहीं सॉल्व करोगे। आप हमेशा अगर डेसिमल में लगता है कि क्वेश्चन का आंसर आएगा x और y, तो आप हमेशा इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एग्जैक्टली आंसर निकालो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। अगर हमारे हमेशा हाफ मार्क्स कटते रहे, 10-12 क्वेश्चन में कट गए, तो समझ लो आप 6 7 8 मार्क्स तो ऐसे ही कट गए। तो ये हमें नहीं करना होता एग्ज़ाम में। तो ये हमारा रहा आज का चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1। बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार मुझे बताइए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी क्वेरीज़ मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया है। मिलते हैं इस चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।